Hello everyone. Hi. Hi Shaggy. Thank you Simran. Hi Chetan. Um, Hi Parth. Hi Sumit. All good. I'm good. Let people join, then we'll start. Jalia, I'm good. How are you? I hope everyone is good and enjoying their Sunday. Hello Rahul Bhaiya. Hi Anuradha. Hi. Let people join, then we'll start. क्वेश्चंस अभी से आने शुरू हो गए हैं. थैंक यू लक्की. सो लेट्स स्टार्ट. आज का मेन मोटो लाइव आने का ये है कि जब मैं लास्ट टाइम लाइव आई थी तो राउंड अबाउट 60 to 70% ऑफ यू वर आस्किंग द सेम क्वेश्चन. चश्मा कैसे हट सकता है, चश्मा हटवाना है, लेज़र के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेसिक कौन करा सकता है कौन नहीं करा सकता है. तो मैंने सोचा कि वी शुड प्लान अ सेशन विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन द लेसिक, its myths, queries, confusions, and some of the points which are misunderstood generally. So पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 15 से 20 मिनट की टॉक रहेगी, तो उसमें आप प्लीज़ सुने. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड. उसके बाद लास्ट के 10 मिनट्स में हम आपके क्वेश्चंस को कंसिडर करके उनका आंसर देंगे अगर वो क्वेश्चंस कवर नहीं हुए होंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो लेसिक लेज़र को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी आई की बेसिक अनाटमी क्या है और लेज़र हमारी एक्ट कहाँ करती है. तो एज़ वी ऑल नो कि चश्मे का नंबर हमारा बढ़ता है कुछ एज तक. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद ही आप लेज़र कराएं, उससे पहले नहीं. उसका एक मेन कारण ये है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है बॉडी में वो 18 ईयर्स ऑफ एज तक हमारा इंक्रीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी आई की ग्रोथ भी होती है. आई की ग्रोथ होती है तो हमारा चश्मे का नंबर भी बढ़ता है या घटता है, स्टेबल नहीं रहता है. सेकेंडली तो बेस्ट एज हो गई हमारी 18 ईयर्स, लेकिन फिर भी आई विल एडवाइज़ कि आप 20 ईयर्स तक वेट करें ताकि आपका वो जो एक चांस भी है वो भी आपका रिड्यूस हो जाए कि आपका रिवर्ट बैक नंबर आएगा. ठीक है. फिर हाँ, समबडी इज़ ऑल्सो आस्किंग कि कितने नंबर की पावर हटा सकते हैं हम, तो वो भी आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस. और क्योंकि लास्ट टाइम मोस्ट ऑफ यू वांटेड मी टू explain the questions which you are asking. Yes, I will surely explain. I will answer all the questions. लेकिन पहले आप एक बार सुन तो लो कि मेन कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं जो मुझे मैसेजेस आते हैं या नॉर्मली पेशेंट्स ओपीडी में पूछते हैं. तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आई की एनाटमी क्या है. आई की एनाटमी है, पहले होता है कॉर्निया, फिर आता है लेंस और फिर आता है रेटिना. तो हमारा जो लेज़र है वो बेसिकली कॉर्निया पे एक्ट करता है. कॉर्निया यानी कि जो काली पुतली हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शीशा. आँख का शीशा जो है उस पर हमारा लेज़र एक्ट करता है और उसी के कर्वेचर को, वो कर्व्ड होता है, उसके कर्वेचर को या तो हम फ्लैट कर सकते हैं या और ज़्यादा कर्व कर सकते हैं. तो लेज़र हमारे उस कॉर्निया पे एक्ट करता है. और आई की ग्रोथ कहाँ से होती है? आई की ग्रोथ होती है पीछे बीच में लेंस है, रेटिना है. लेंस एक कैमरे के लेंस की तरह है जो कि हमारी रेज को बाहर से फोकस करके रेटिना पे फोकस कर रहा है और फिर रेटिना से हमारी ब्रेन तक इमेज जा रही है. राइट. तो लेंस की कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, फिर रेटिना की अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं. जो हमारा लेंस का, जो हमारी आई का नंबर बढ़ रहा है वो हमारी आई की ग्रोथ की वजह से है. ग्रोथ हमारी होती है पिछले हिस्से में, ये कॉर्निया है और पिछले हिस्से में है. तो हम पीछे की ग्रोथ को तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है.
हम क्या करते हैं लेज़र में, हम आगे कॉर्निया पे लेज़र से उसकी सरफेस को फ्लैट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेज यहाँ फोकस हो रही थी यहाँ फोकस नहीं हो रही थी, यानी कि इन फ्रंट हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा कर्व था तो आगे फोकस होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको फ्लैट करके उन रेज को हम फोकस करते हैं रेटिना पे। ये बेसिक मैकेनिज्म है लेज़र का। तो इसमें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आँख के पिछले हिस्से में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं छेड़ सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो हम सिर्फ कॉर्निया के कर्वेचर को या तो फ्लैट या फिर और कर्व कर रहे हैं। ये लेज़र का प्रोसीजर है। जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि लेज़र वही लोग करा सकते हैं जिनका स्पेक्स का नंबर -1 से -8 तक है। ऑल्दो -10 तक भी करा सकते हैं, बट सेफेस्ट रहता है और मैक्सिमम सक्सेसफुल रेट है -8 तक। ठीक है। फिर एज की बात हो गई हमारी 18 to 20 ईयर्स। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें 18 ईयर्स के बाद भी आपका स्पेक्स का नंबर बढ़ता रहता है, जैसे कि केराटोकोनस, या फिर किसी की और भी सिस्टमिक अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आई एनलार्ज होती रहेगी, तो स्पेक्स का नंबर स्टेबल नहीं रहेगा। तो उसमें हम थोड़ा और 3-4 साल और वेट करते हैं ताकि आपका नंबर स्टेबल हो जाए। नंबर स्टेबल कितना होना चाहिए आप पूछते हैं? एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल तक अगर आप एक ही नंबर का चश्मा पहन रहे हैं तो आप लेज़र करवा सकते हैं। फिर कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मेन एक क्वेश्चन होता है कि सब डॉक्टर्स चश्मा पहनते हैं लेकिन वो लेज़र क्यों नहीं कराते हैं, कि आप भी चश्मा पहनते हो मैम तो आप लेज़र क्यों नहीं कराते हो। तो इसका आंसर ये है कि ये एक पर्सनल चॉइस है कि किसी को चश्मे के साथ अच्छा लगता है, कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मम्मी बोलते हैं कि बेटा तू चश्मे के साथ ही बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे खुद भी फील होता है कि हाँ आई लुक गुड इन स्पेक्स। तो ये एक पर्सनल चॉइस है कि आपको चश्मा पहनना है या नहीं पहनना है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं कराते, काफ़ी डॉक्टर्स कराते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स नहीं कराते। इसका कोई लेना देना सेफ्टी से नहीं है। और पर्सनली मैं खुद अभी जून में लेज़र करवाने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था। 20 ईयर्स के बाद MBBS, देन PG, देन हेक्टिक शेड्यूल, उसके बाद ड्रॉप्स डालना, थोड़ा सेफ मेजर्स लेना, लीव लेना 5 से 6 दिन की, तो उतना आई कुड नॉट अफोर्ड। बट आफ्टर गिविंग माई एग्जाम्स आई एम गोइंग फॉर लेज़र दिस जून ओनली। तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, होपफुली इट विल हेल्प यू ऑल। एंड तो अब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं कि क्या ये सेफ़ है। यस, ये सेफ़ है। लेज़र बिल्कुल एक सेफ़ टेक्निक है, लेकिन मेडिकल स्ट्रीम में हम कभी भी किसी भी चीज़ को 100% सेफ़ नहीं बोलते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो हम बोलते हैं 99% सेफ़, 95% सेफ़, और अराउंड 100% सेफ़ है टेक्निक। तो इसलिए हमारे लेज़र हम यही बोलते हैं कि अराउंड 100% दिस इज़ सेफ़। अगर ये 1% सेफ़ नहीं है तो फिर पेशेंट पूछता है कि सेफ़ क्यों नहीं है, तो कुछ तो हो सकता होगा कि सेफ़ नहीं है। तो वो 1% में 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ होती है हमारी सर्जरी से रिलेटेड, और एक चीज़ होती है एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। तो सर्जरी से रिलेटेड इन्फेक्शंस होना या कोई प्रॉब्लम होना इज़ वेरी रेयर, इज़ राउंड अबाउट नील। अब ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर्स आ गए हैं, स्टेरिलिटी मेजर्स हम लेते हैं कि जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होना ना मात्र है, ना के बराबर है। और दूसरा ये है कि दूसरी चीज़ जो मैंने बात की वो एक्सपेक्टेशंस, और मैं पोस्ट भी करती रहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। पेशेंट को लगता है कि हमने लेज़र करा लिया अब तो हमें दीवार के पार भी दिखने लगेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी लेज़र करवाने से आपकी आंख में लेज़र आ जाए ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करना कि हमारा चश्मा उतर जाएगा, 0 नंबर हो जाएगा, इज़ फाइन। हम भी अपने पेशेंट को यही बताते हैं कि अगर आप लेज़र करवाएंगे तो आपको हम 0 लेवल प्रॉमिस करते हैं, 0 नंबर नहीं। 0 लेवल इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि हमने जो कॉर्निया पे चेंज किए दैट इज़ स्टेबल, कॉर्निया पे चेंजेस स्टेबल रहेंगे, लेकिन आपकी जो पिछला, जो कॉर्निया के पीछे जो आँख का हिस्सा है वो तो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। आपकी बॉडी में ऐसा तो बिल्कुल हम शॉर्ट नहीं बोल सकते कि आपका 18 ईयर्स के बाद ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल ही इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा। तो किसी 1-2% में अगर वो ग्रोथ होती है आई में,
तो आपके आई ग्रोथ होगी, जिससे आपका चश्मे का नंबर आना पॉसिबल है। लेकिन वो किस में है? सिर्फ 1-2% लोगों में है। और 1-2% लोगों में फिर ये पूछते हैं कि अगर हम ही वही 1-2% हुए तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि जो ये नंबर आता है वो 0.5 to 1 बहुत कम छोटा नंबर होता है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बिना लेज़र के आप अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन हर लेसिक सेंटर में दिया जाता है कि वंस यू हैव गॉटन द लेसिक डन, अगर आप 3 महीने बाद आपका कुछ नंबर आ रहा है, आप जिससे अनकंफर्टेबल हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो एक प्रोसीजर होता है एनहांसमेंट ऑफ लेज़र। हर डॉक्टर ये अपने पेशेंट को बताता है इसके बारे में। अगर आपका 0.51 का नंबर है तो 3 मंथ्स हम वेट करते हैं, उसके बाद हम एनहांस कर सकते हैं लेज़र को, जिससे जो वो 19-20 का चेंज है उसको भी हम नलीफाई कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का 0 लेवल हम मेंटेन कर सकें। फिर और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ, एक मेन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कई ऐसी जॉब्स हैं जो कि आर्मी, नेवी, रेलवेज, मेट्रो, जिसमें सब बोलते हैं कि अगर आपने चश्मा पहना है तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यंग यूथ इज़ रेडी टू गेट लेज़र डन जस्ट फॉर देयर फ्यूचर जॉब्स और उनकी वजह से। तो यस, ये ऐसा है, क्योंकि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें हम स्पेक्स जो पहन रहा है उसको हम क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो उसमें अब क्या है, उसमें पेशेंट वही आएगा कि मुझे जॉब के लिए क्वालिफाई करना है, तो क्या लेज़र से मेरा नंबर 0 हो जाएगा? तो वही आंसर है कि हाँ, आपका नंबर 0 हम कर देंगे। लेकिन उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि क्या डिटेक्ट भी हो सकता है कि इस पेशेंट ने या इसने जो कैंडिडेट है उन्होंने क्या लेज़र करवाया है? तो हाँ, कुछ एक छोटा मामूली सा निशान आता है आँख में, जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से कि आपकी आँख में लेज़र हुआ है। लेकिन वो इतना मामूली होता है कि आप नॉर्मली फेस टू फेस देखने में इतना डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर कुछ ऐसी भी जॉब्स हैं जो कि बोलते हैं कि हम लेज़र एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे श्योरली। बट कुछ जैसे कि आर्मी लेज़र एक्सेप्ट करता है। आर्मी में आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने लेज़र कराया है, अगर वो मार्क डिटेक्ट हो रहा है तो भी। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आपका 6 महीने तक लेंस आई का नंबर स्टेबल है आफ्टर लेज़र, तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, आपका नंबर स्टेबल है, तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट एक और ऑप्शन होता है आपके पास, सरफेस एब्लेशन। देखो, लेसिक में बेसिकली एक फ्लैप है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर हमने एक फ्लैप बनाया, उसको उठाया, फिर लेज़र किया और फ्लैप को वापस रख दिया, तो उसकी वजह से जो यहाँ निशान आता है वो कॉर्निया पे आता है। लेकिन एक और टेक्निक है जो कि है सरफेस एब्लेशन। सरफेस एब्लेशन में हम सिर्फ ऊपर से रगड़ रहे हैं, कॉर्निया को रगड़ के उसको हम कर्वेचर को क्या कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई निशान नहीं आता। तो कोई आप सरफेस एब्लेशन के लिए भी चूज़ कर सकते हैं आप सरफेस एब्लेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेन क्वेश्चन कि अगर हमने लेसिक करा लिया है तो क्या दोबारा स्पेक्स का नंबर आ सकता है? ये सबका मेन क्वेश्चन होता है कि हम लेज़र करा रहे हैं, हम इतने पैसे लगा रहे हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अभी के लिए तो आप नंबर स्टेबल कर देंगे, लेकिन क्या बाद में नंबर आ सकता है? तो वही इसका फिर से रिलेशन है ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन अगर आपका बढ़ जाता है 1 to 2% ऑफ केसेस में, तो आपका चश्मे का नंबर दोबारा आ सकता है, हाँ। लेकिन ये बहुत 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 रेयर है। और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस बचते हैं कि या तो 0.51 का नंबर आए तो आप उसको इग्नोर करें, आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं, आप स्पेक्स लगा सकते हैं, या आप लेज़र एनहांसमेंट दोबारा करा सकते हैं। तो आपके पास सारे आपके पास ऑप्शंस तब भी हैं लेज़र कराने के बाद। एक बार लेज़र करवाया है तो आप दोबारा भी लेज़र करा सकते हैं, बट दिस इज़ हाईली 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 सक्सेसफुल इन दीज टाइम। आई एम नॉट प्रमोटिंग लेज़र, बट आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑफ द मिथ्स, जो भी आप लोगों को मतलब डाउट रहता है कि नहीं, लेसिक सेफ़ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं कराते हैं, या हमें नहीं कराना चाहिए। इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर लेसिक। रेस्ट हाँ, अब एक और क्वेश्चन आया मेरे पास कि somebody was
45 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये मैंने सुना है कि 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज पे तो हम लेज़र करा लेते हैं, जो कि सक्सेसफुल रहता है 40 ईयर्स तक। 40 ईयर्स के बाद हमें दोबारा से चश्मा लग जाता है। यस, दिस इज़ राइट। अब जो 40 साल के बाद चश्मा लगता है, वो चश्मा हमारे नज़दीक का चश्मा होता है। और वो नज़दीक का चश्मा क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉर्निया है, ये लेंस है और ये रेटिना है। तो जो हमारा नज़दीक का चश्मे का नंबर है, वो हमारे लेंस की वजह से, लेंस में कुछ पावर होती है अकोमोडेशन जिसे हम बोलते हैं, जो कि वो फोकस करता है रेज को रेटिना पे। तो वो लेंस की फोकसिंग में जो वीकनेस आती है, उसकी वजह से हमें नज़दीक का चश्मे का नंबर लगता है। तो वो विद एज, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, वो लगेगा ही। लेकिन फिर भी द क्वेश्चन वाज कि क्या मैं 45 ईयर्स की एज में, दूर का चश्मे का नंबर भी है मेरा और नज़दीक का भी है, तो क्या मैं लेज़र करा सकता हूँ? तो येस, द आंसर इज़ येस, यू कैन गो अहेड विद लेज़र एट द एज ऑफ 45-50 ईयर्स ऑल्सो। बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दूर की चीज़ें देख रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी दूर की नज़र होती है। तो आप लेज़र से दूर की नज़र ठीक करा सकते हैं, लेकिन 5% ऑफ द टाइम यू विल हैव टू यूज़ द ग्लासेस फॉर नियर। तो ऐसे लोग भी हैं जो 40 साल तक चश्मा पहन रहे थे, लेकिन अब उन्हें चश्मा नहीं चाहिए। तो येस, दे कैन ऑल्सो गो अहेड विद द लेज़र सर्जरी सेफली। देन हाँ, कुछ टेस्ट्स होते हैं, 5-6 टेस्ट होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके डॉक्टर करेंगे बिफोर प्रिस्क्राइबिंग यू द डेट, गिविंग यू द डेट फॉर लेज़र, जो कि टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे हम रूल आउट करते हैं कि आई में कोई और डिजीज़ेस तो नहीं है, कॉर्निया की थिकनेस कैसी है, रेटिना कैसा है, जिससे आपको प्रोग्नोसिस और सक्सेस रेट डॉक्टर समझा देता है। फिर एक क्वेश्चन है ड्राई आइज़। ड्राई आइज़ का क्यों रिलेशन है लेज़र से? क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि क्योंकि हम एक फ्लैप उठा रहे हैं, तो यानी कि हम कॉर्निया की लेयर्स को डैमेज कर रहे हैं। कॉर्निया में नर्व्स होती हैं, जिसकी वजह से सेंसेशन आती है। तो अगर हम फ्लैप उठा रहे हैं तो वो नर्व एंडिंग्स भी कट जाती हैं, और नर्व एंडिंग्स को जनरेट होने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। तो 3 से 6 महीने तक ड्राइनेस होगी ही होगी, बिकॉज ऑफ द एक्सपोज नर्व एंडिंग्स एंड बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस जो बॉडी में हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालनी है 4 to 6 टाइम्स अ डे। अगर लेज़र करा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट टू मच। और कई लोगों में मोस्टली तो 3 महीने के लिए देते हैं, लेकिन अगर किसी को फिर भी ड्राइनेस रहती है तो हम राउंड अबाउट 6 मंथ्स तक दे देते हैं। रेस्ट और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये फिर आप लोग सुनते हैं कि ड्राइनेस, तो ये सबके अंदर भी हो जाता है, नहीं लेसिक कराने से तो हमारी आइज़ ड्राई हो ही जाएंगी। नो, दिस इज़ नॉट द केस। इट इज़ जस्ट फॉर 3 to 6 मंथ्स की आपकी आइज़ ड्राई रह सकती हैं। फिर हाँ, अब जिसका चश्मे का नंबर 8 से ज़्यादा है या 10 से ज़्यादा है, तो येस, आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हर किसी का चश्मा उतर सकता है। हर किसी मीन्स वही 90% लोगों का चश्मा हम उतार सकते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोगों का। तो उसमें और प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आईसीएल होता है हमारा इंट्रा ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट लेंस। जो हमारी आई का लेंस है, उसके ऊपर ही हम एक लेंस लगाते हैं, और इसको फिर हम क्या बोलते हैं, फ्लैपलेस टेक्निक, नॉन टच टेक्निक। ये नॉन टच टेक्निक इसीलिए है क्योंकि हम कॉर्निया पे तो कुछ कर नहीं रहे, जो हमारा लेंस है अंदर, हम यहीं पे इंसिजन बना के सीधा लेंस के आगे लेंस डाल रहे हैं, तो कॉर्निया पे हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए दिस इज़ नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक। तो आपकी अगर कॉर्निया की थिकनेस कम है, जिसकी वजह से हम फ्लैप नहीं बना पा रहे हैं, या आपको ड्राई आइज़ ज़्यादा पहले से रहती हैं, और कोई कॉर्निया पे चोट लगी हुई है पहले, कोई ओपेसिटी है, तो आप आईसीएल प्रोसीजर चूज़ कर सकते हैं। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे लेसिक कराना है तो मुझे कितना टाइम चाहिए है। देखो, फर्स्ट डे आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप यू गेट योर आइज़ चेक्ड, सारे टेस्ट होंगे। सेकेंड डे पे आप अपनी जो भी आप डेट चाह रहे हैं वो आपको डेट दी जाएगी, या फिर नेक्स्ट डे आप करवा सकते हैं लेज़र। फिर आप थर्ड डे, फर्स्ट डे मतलब डे 1 चेकअप होता है, उसके बाद यू आर फ्री। उसके बाद आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है, बट यू आर फ्री
यू कैन ईजीली गो बैक टू योर डेली रूटीन. लेकिन फिर भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि एटलीस्ट फॉर 3 days यू शुड रेस्ट. क्यों? क्योंकि पहला, क्योंकि आई में कुछ चेंज आया है तो थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है आई में. वन, ड्रॉप्स डालने से आपको यूज टू होना है, क्योंकि आपको दिन में 4 से 6 बार ड्रॉप्स डालनी है. वो बिजी वर्किंग शेड्यूल में नहीं हो सकता. तीसरी चीज़, थोड़ा बहुत आईज़ को एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है कि ग्लेयर, हेलोज, थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्शंस लगना, तो इसकी वजह से स्क्रीन पे काम करना, कंप्यूटर्स पे काम करना डिफ़िकल्ट हो सकता है. इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि यू शुड मिनिमम टेक 3 days ऑफ. अदरवाइज पूरा ये स्टेबल होने में इट टेक्स मैक्सिमली 1 week. 1 week के बाद आप जो पहले करते थे आप वैसे ही कर सकते हैं. यू कैन जॉइन बैक योर जॉब. दैट्स अप टू यू. एंड हाँ, बस कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आपको आइज़ रब नहीं करनी है, ड्रॉप्स सही से डालनी है, हाइजीन मेंटेन करना है. एक और चीज़ कि काला चश्मा लगाना. काला चश्मा लगाने का मेन मोटो था कि जब हमने पहले काला चश्मा डेवलप हुआ था तो वो इसलिए था कि कैटरेक्ट सर्जरी, जो सफ़ेद मोती की सर्जरी होती है, उसमें हमारा यूज़ है काले चश्मे का. और वो भी क्यों है? क्योंकि जो हम आँखों की पुतली डायलेट करते हैं, डायलेट मतलब बड़ी कर देते हैं, फिर हम कैटरेक्ट निकालते हैं, तो उससे हमारी रेज ज़्यादा जाती हैं आइज़ में. उसकी वजह से मेन मकसद ये था कि चौंध नहीं लगे, लाइट नहीं लगे, जस्ट फॉर 1 to 2 days. 1 to 2 days भी नहीं, कुछ आवर्स के लिए सर्जरी के बाद. उसका मेन मकसद था कि हम इसलिए काला चश्मा दे रहे हैं. लेकिन अब हम इस सर्जरी में भी क्यों दे रहे हैं? तो इसमें 2 रीज़न्स हैं. फर्स्ट रीज़न है कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर है कि हम बैठे हैं, हमें हमारी आँख में कुछ खुजली हुई या इरिटेशन हुई तो एकदम से रिफ्लेक्स होता है कि हाथ आँख पे जाता है. इसीलिए बस एक ये बैरियर है कि आप एकदम से आँख में हाथ ना लगाएं और हमें पता चल जाए कि हाँ लेज़र हुई है, तो वी स्टॉप. वन. सेकेंड, थोड़ा बहुत ये डस्ट से भी प्रिवेंट करता है, लेकिन इसका कोई रिलेशन लाइट से, सनलाइट से, रूम लाइट से कोई रिलेशन नहीं है. तो आप 3-4 दिन चश्मा पहने, फिर आप उतार सकते हैं. कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको महीने तक चश्मा पहनना पड़ेगा. एंड हाँ, फिर एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया कि वन ऑफ द गर्ल मैसेज्ड कि मैम मेरी शादी है, मुझे लेज़र कराना है मेन शादी के पर्पज़ से ही, तो मुझे कब कराना चाहिए? हाँ, तो बहुत सारे लोगों का मेन यही रहता है कि शादी से पहले लेज़र कराना उनको ज़रूरी है. तो कभी कभी इमरजेंसी भी होती है, तो हम ये एडवाइस करते हैं, क्योंकि शादी के इन एंड अराउंड आपको कॉस्मेटिक्स, मेकअप, फेशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो मोस्टली सब गर्ल्स कराती हैं. तो आपको एटलीस्ट 1 week का, जो जब आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं, जब आपका ग्लेयर, वाटरिंग, इरिटेशन सब खत्म हो रही है, 1 week लगता है उसमें, तो 1 week और मार्जिन ले लो आप. 2 हफ्ते पहले आप कराओ एंड यू आर फिट फॉर एनीथिंग. स्पेशली जो लोग, मतलब वही जो शादी वाले लोग हैं, जो जिनको फेशियल कराना है, तो बस इतना प्रिकॉशन लें कि आप अपनी लिड्स के अराउंड मसाज नहीं कराएं, कि क्योंकि आपकी ड्रॉप्स चल रही हैं, आई में अगर इरिटेशन होगी तो वो अलग से एक प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आप लिड्स के अराउंड मसाज नहीं कराएं, उसको छोड़ के आप नॉर्मली जो भी आप कराना चाहें वो आप करा सकते हैं, 2 weeks का मार्जिन लेके. फिर एक और क्वेश्चन था कि मैम क्या लेज़र में पेन होता है? तो नहीं, लेज़र बिल्कुल एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होता. इसमें हम पैराकेन नाम की एक आई ड्रॉप आती है जो हम यूज़ करते हैं, 2-3 बार डालते हैं, जिससे कॉर्निया बिल्कुल नम हो जाता है. इसमें कोई सेंसेशंस नहीं होती, कोई नहीं मतलब लाइक ज़ीरो. इट इज़ अ पेनलेस सर्जरी. इन ड्रॉप्स का हम सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, सिर्फ ड्रॉप्स डलती हैं. इन ड्रॉप्स का वही इफ़ेक्ट रहता है 20 to 25 मिनट्स तक, और हमारा लेज़र का प्रोसीजर भी 15 मिनट्स का होता है. तो इट इज़ टोटली अ पेनलेस सर्जरी. एंड ऑल्सो जब 20 मिनट बाद असर चला जाएगा ड्रॉप्स का, तब भी कोई पेन नहीं होता है. हालांकि क्योंकि आँख में एक प्रोसीजर हुआ है, क्योंकि हमने कुछ किया है आइज़ में, मतलब विच इज़ नॉट नेचुरल, तो आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन, वाटरिंग, थोड़ी बहुत रड़क, थोड़ा भारीपन 1-2 दिन के लिए हो सकता है, और वो भी मैक्सिमली फॉर 1 week. बाकी और फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि मेन क्वेश्चन जो कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर्स लेज़र क्यों नहीं कराते हैं, तो जी उसका आंसर यही है कि ये पर्सनल चॉइस है.
कई लोगों को चश्मा अच्छा लगता है, कई लोग चश्मे में अच्छे लगते हैं, कईयों को प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए नहीं कराते हैं. अदरवाइज इट इज़ टोटली सेफ, यू कैन गो अहेड विद लेसिक. इट इज़ नॉट दैट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज ऑफ सेफ्टी इशूज़ या बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स दैट डॉक्टर्स डोंट गो फॉर लेसिक. It is their personal choice, and for me also it is a personal choice कि I will go for LASIK in the for the coming time, most probably after my exams in June. और मैं सोच रही थी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के लाइव सेशन करूँ, बट दैट्स नॉट कूल. जो रियलिटी है वो है. अभी मैं चश्मे पहनती हूँ, कभी मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हूँ. होपफुली आई विल गेट लेसिक डन. आप लोग भी जाएं, कराएं, एंड यू कैन एन्जॉय. और हाँ, एक और चीज़ कि कॉन्टैक्ट लेंस जो पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले लोग कम से कम 3 दिन पहले, जब आपको लेसिक की डेट मिली है, 3 दिन पहले कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से कुछ ना कुछ तो कॉर्निया पे चेंजेस आते हैं. तो ये आपके डॉक्टर्स भी मोस्ट प्रोबेबली 100% आपको एडवाइस करेंगे कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस 3 दिन पहले नहीं पहनने. और अच्छा होगा कि आप 1-2 हफ्ते पहले ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ ना करें. लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालें ताकि जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से कॉर्निया की सरफेस पे जो भी चेंजेस आए हैं वो रिवर्ट बैक हो जाएं. दैट्स इट. और यही सब क्वेश्चंस थे जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस मुझे मैसेजेस में मिले थे. बाकी अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, एवरीबडी इज़ फ्री टू आस्क. यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस. आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 minutes, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट देम सेपरेटली. यस, किसी ने मैसेज किया है, सिमरन ने, कि 4.5 नंबर है, शुड वी गो फॉर लेसिक सर्जरी. यस, यू कैन गो ईजीली, नो इशूज़. अभी मैसेज कर रहे हैं कि देयर इज़ पेन इन माई आईज, कैन यू सजेस्ट मी सम ट्रीटमेंट. अभी दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू लेसिक. You can DM me your query, maybe I'll help. और कुछ क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं. बाकी रितु मैसेज कर रहे हैं कि हर एज इज़ 23 बट स्टिल हर नंबर इज़ इन नॉट डिक्रीजिंग, बट योर नंबर इज़ स्टिल डिक्रीजिंग. तो रितु हो सकता है, तो अच्छी बात है कि आपका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है. तो आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें. कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि पैकीमेट्री, केराटोमेट्री, वो सब कराएं. रेटिना चेकअप कराएं और कंटिन्यू फॉलोअप में रहें. लाइक एवरी 6 months यू गेट योर आई साइट चेकड, नॉट फ्रॉम दी चश्मे वाली दुकान बट फ्रॉम योर डॉक्टर, ताकि वो आपके एक फॉलोअप रिकॉर्ड में रख सकें. और वो श्योरली देर आर मैनी थिंग्स एंड मैनी डिजीजेज रिलेटेड टू आईज जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है. लेज़र में कितना खर्चा होता है? देखो, लेज़र की अब काफ़ी सारी लेज़र, लेसिक से आप जो समझते हैं, एपी लेसिक होता है, सी लेसिक होता है, स्टैंडर्ड लेसिक होता है. तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसीजर था वो था स्टैंडर्ड लेसिक. स्टैंडर्ड लेसिक राउंड अबाउट 15,000 से 25,000 के बीच में होता है खर्चा. उसमें हम क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल बेसिक टेक्निक थी जब लेज़र हमारा डेवलप हुआ था. तो उसमें कुछ कुछ चांसेस होते हैं ग्लेयर और हेलोज के. कुछ चांसेस होते हैं जो डॉक्टर एक्सप्लेन भी करते हैं कि क्योंकि आप स्टैंडर्ड लेसिक करा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ग्लेयर रहे. उसके बाद हमारी और एडवांस टेक्निक आ गई हैं. अब तो नॉन टच, फ्लैपलेस, ब्लेडलेस, बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं. क्योंकि वो मॉडर्नाइज हो जाती हैं टेक्निक्स, तो उनके बेटर आउटकम होते हैं कि कोई ग्लेयर नहीं होगा आपको, जो इरिटेशन मैंने बोला, थोड़ी बहुत रड़क, वो नहीं होगी, स्कार मार्क नहीं दिखेगा. तो इसीलिए इट कैन वेरी अप टू 1.5 lakhs. यस, दी जो रेंज है वो टाइप ऑफ लेज़र जो आप करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है. और वो राउंड अबाउट 15-20,000 से लेके 1.5 लाख तक का आपको खर्चा हो सकता है फॉर बोथ दी आइज. एंड ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द लेज़र डन. यथार्थ,
यथार्थ ने पूछा है कि जिसका प्लस का नंबर है। हाँ जी, तो अगर प्लस का नंबर है, अगर 40 ईयर्स से एज ज़्यादा है, अगर आपका नज़दीक का नंबर है, तो भी येस देयर आर सम टेक्निक्स फ्रॉम विच वी कैन रिमूव दोज लेंसेज ऑल्सो, नज़दीक वाले लेंसेज। बीच में अभी कुछ साल पहले तो बहुत हाइप आया था कि नज़दीक के चश्मे हटाएं लेज़र से, ये वो, तो वो बहुत हाइप आया था। एंड लेकिन वो ग्रेजुअली जब देखा गया तो जैसा लेसिक लेज़र के सक्सेसफुल रेट्स हैं वैसे सक्सेसफुल रेट्स नहीं हैं। Those techniques are not that much successful and those techniques are not in routine use because of their less success rate. क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया कि उसमें जो चेंजेस आते हैं वो लेंस में आ रहे हैं, लेंस की अकोमोडेशन पावर कम हो रही है, नॉट कॉर्निया। और लेज़र में हम क्या कर सकते हैं, हम लेंस को छेड़ ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया की को या तो फ्लैट कर रहे हैं या फिर और स्टीप कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि लेंसेज में चेंजेस आते हैं तो दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल। और करणदीप बोल रहे हैं कि एवरी ईयर मेरी पावर इंक्रीज़ हो जाती है, तो वही सेम रीज़न है कि आप 2-3 साल और वेट करें, चेकअप कराते रहें, तो शायद यू विल गेट एन आंसर और मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल हो जाएगी। ऑल्सो जिनका ज़्यादा नंबर है, 10 से ज़्यादा, 11, 12, 13, 18 तक भी चश्मे के नंबर होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास अलग प्रोसीजर्स हैं, जैसे ICL। और स्पेशली उनमें क्या है, उनमें प्रॉब्लम आती है एक तो कॉर्निया थिकनेस, क्योंकि जैसे जैसे आई की ग्रोथ होती है तो टिश्यू स्ट्रेच होता है, तो कॉर्निया हमारी थिन हो जाती है, आई की लेयर्स थिन हो जाती है क्योंकि आई बॉल बढ़ रही है। तो मेन कॉर्निया की थिकनेस की प्रॉब्लम है। दूसरी रेटिना की भी प्रॉब्लम है, रेटिना की भी थिकनेस कम होती जाती है, तो उसकी वजह से होल्स बन जाते हैं रेटिना में। तो आपको पूरा थोरो चेकअप कराने की बहुत ज़रूरत है एवरी 6 months टू रूल आउट दी होल्स इन रेटिना। एंड यू शुड नॉट गो फॉर लेसिक बिकॉज लेसिक में हम फिर से लेज़र करके कॉर्निया की सरफेस के साथ चेंजेस कर रहे हैं। अगर कॉर्निया की थिकनेस ऑलरेडी कम है तो यू शुड नॉट गो फॉर लेसिक। ऋतु पूछ रहे हैं इज़ देयर एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ लेसिक। तो ऋतु, जैसे मैंने बताया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेसिक का। आप आई विल सेव द वीडियो, यू कैन गो बैक एंड सी दी वीडियो, स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया है। रेस्ट तो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे श्योरली। आप मुझे मैसेज करिए जितना मुझसे हो पाएगा, ऑल्दो आई हैव एग्ज़ाम्स इन जून, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं रोज़ आधा घंटा निकालूं ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, क्योंकि वी एवरीबडी शुड डू एटलीस्ट वट एवर ऑन देयर पार्ट दे कैन डू। तो मैं एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ निकालती हूँ ताकि आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूँ। सो सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। होपफुली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी डिसाइड कर लेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज, थैंक यू।